नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। ये नजर डालते हैं खास खबर पर। खबर चंदौली से है, जहां पे पीडीडीयू नगर में एक युवक को युवती द्वारा सरेआम थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के जीटी रोड स्थित काली मंदिर के सामने हुई, जहां एक स्टारी बैग टकराने के बाद युवती ने युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार यह घटना वीवीआईपी गेट के सामने बताई जा रही है। बिहार से एक युवक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पीडीडीयू जंक्शन पहुंचा था, जहां पर स्टेशन से बाहर निकलने के बाद वह जीटी रोड पर ई रिक्शा का इंतजार कर रहा था और इसी दौरान उसके हाथ में मौजूद ट्रॉली बैग सड़क पर बने गड्ढों के कारण लकड़ाकर और वहां से गुजर रही एक युवती के पैर से टकरा गया। बैग टकराते ही युवती भड़क गई और उसने युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए उसके एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। युवती ने युवक को नाखून से खरोच भी दिया और उसे थाने में बंद करवाने की धमकी भी देने लगी। इस अचानक हुई घटना से युवक को कुछ देर तक समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या है। मौके पर तैनात यातायात और पुलिस मुगलसराय कोतवाली के पुलिसकर्मियों ने स्थिति का संभाला। उन्होंने युवक को युवती से अलग कराया और मामला शांत कराया। युवती खुद को महिला बताती हुई सख्ती से धमकाती रही और कुछ देर बाद वहां से चली गई। मुगलसराय कोतवाली थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि यह वीडियो उनके संज्ञान में है और जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। खबर मथुरा से, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ का एक दिवसीय मथुरा दौरा। जी हां, सीएम योगी शनिवार को पहुंचे वृंदावन। सीएम का वृंदावन स्थित हेलीपैड पर उतरा हेलीकॉप्टर। सीएम योगी का स्थानीय विधायकों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। इसके बाद सीएम योगी ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक में लेंगे भाग। तत्पश्चात मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित श्री सरसोई का निरीक्षण कर संतों को करेंगे मुलाकात। उसके बाद सीएम योगी श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर करने जाएंगे दर्शन। खबर जौनपुर से, जहां पे पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविक्तेश्वरानंद सरस्वती। जी हां, अगली खबर बता दें कि जौनपुर जिले से, जहां पे शनिवार को जौनपुर पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गोमती नदी तट स्थित जमैथा गांव में महर्षि यदगिरी यमुनी के आश्रम में दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्हें प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज का राजा गाय को माता नहीं मान रही है, बल्कि उसे संपत्ति के रूप में देखने लगा। ऐसे उसे ललकारना आवश्यक हो गया है। शंकराचार्य ने कहा कि जौनपुर की धरती महर्षि यमदगिरी और भगवान परशुराम के तपोभूमि रही और गोमती नदी के किनारे ही गाय की सेवा सुरक्षा की परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि जमैथा गांव में गोमती नदी के तट पर महर्षि यमदगिरी ने गाय की सेवा की थी और उस समय राजा ने जबरन उनकी गाय छीन ली थी। और जब यह बात उनके पुत्र भगवान परशुराम को पता चली तो उन्होंने अन्याय के खिलाफ
खड़े होकर राजा और उसकी सेना का वध करके गाय को वापस ले लिया। स्वामी अमृतेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में माता के समान मानी जाती है। यदि शासन व्यवस्था उसे केवल संपत्ति मानकर देखेगी तो यह परंपरा और आस्था का अपमान है। इसलिए संत समाज इस विषय में आवाज उठाने को बाध्य हो जाए। उन्होंने कहा कि जौनपुर आकर महर्षि यदमगिरी का आशीर्वाद लेकर वह अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने का संकल्प लेकर निकले हैं। उन्होंने कहा कि संत समाज के दायित्व के वह समाज के धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर सच बोले और अन्याय के विरोध करें। उसके जिले सिंहासनपुर में स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचे शंकराचार्य ने भव्य स्वागत किया गया। शुरू करो। हाँ जी बोलें। महाराज जी यात्रा पर निकले हैं आप, किस तरह की यात्रा? इस समय हम लोग वाराणसी से चलकर लखनऊ माने गोमुख से निकलने वाली गंगा जी के किनारे से चलकर गोमती के किनारे किनारे लखनऊ जा रहे हैं। उद्देश्य गौ माता की रक्षा है। गौमुख न होता तो गंगा न होती और गाय न होती तो गाय वाली गोमती न होती। ये गौ माता का ही सब चमत्कार है। और ये जो आश्रम है जमदग्नि ऋषि का, ये भी गौ माता की सेवा से ही संबद्ध आश्रम है। पुराणों में उल्लेख है कि जमदग्नि ऋषि गौ माता की सेवा गोमती नदी के किनारे रह कर के करते थे। कार्तवीर्य नाम का जो राजा था, जो सहस्रबाहु कहा जाता था, वो एक बार जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आया। बहुत सारी समृद्धि उसने देखी। उसने सोचा कि ये समृद्धि तो राजाओं के यहाँ होती है, ये ऋषियों के यहाँ कहाँ से आ गई। आश्चर्य हुआ, पता लगाया तो पता चला कि गौ सेवा का ये परिणाम है। अच्छा, इन गायों से ये इन समृद्धि इनको हुई है, इन गायों को हाँक के ले चलो हमारे राज्य में। अपने सिपाहियों को आदेश कर दिया। सिपाही गायों को हाँक करके ज़बरदस्ती लेकर के जाने लगे। जमदग्नि ऋषि को पता चला, उन्होंने कहा ये हमारी माताएं हैं, हम इनकी सेवा करते हैं, इनके आशीर्वाद से हमारे पास समृद्धि है। लेकिन राजा एक नहीं सुनना चाहता था, उसको अपने राज्य का अहंकार था। परिणाम स्वरूप उसने माना नहीं, गायों को हाँक के लेके ज़बरदस्ती चला गया। जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम जी को जब ये पता चला, गायों को रमाने की आवाज़ जब उनके कानों तक गई, तो उन्होंने अपने हाथ में परशु उठाया और ललकार लगाई, कार्तवीर्य तू गायों के साथ अन्याय कर रहा है, गायों के साथ हो रहा अन्याय मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तो युद्ध हुआ और युद्ध में 17 अक्षौहिणी सेना, लगभग 35 लाख सेना होती है 17 अक्षौहिणी में, वो 17 अक्षौहिणी सेना परशुराम जी के सामने आई। सारी सेना का संहार कर दिया, लेकिन गौओं की रक्षा की। तो ये जो आश्रम है, ये बहुत ही पवित्र आश्रम है, गौ माता की सेवा से जुड़ा हुआ आश्रम है। 35 लाख गायों के ऊपर अत्याचार करने वाले सैनिकों का संहार करके भी गौ रक्षा करने का आदर्श इस जमदग्नि आश्रम का आदर्श है, ये उसका इतिहास है। इसीलिए जब आज का राजा गायों का दुश्मन बना हुआ है, आज का राजा जब गायों को संपत्ति और पशु समझता है, उनको माँ का दर्जा देने को तैयार नहीं है, तब हम लोगों ने सोचा कि उसको ललकार लगानी चाहिए, जैसे हमारे भगवान परशुराम ने लगाई थी। ललकार लगाने के लिए जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि जमदग्नि आश्रम से वो बल भी लेकर के जाएं, और इसी के लिए हम यहाँ पर आए, दर्शन किया, पूजन किया। इस समय के यहाँ के महंत हमारे राजन दास जी यहाँ पर हमको दर्शन कराए और खूब यहाँ से प्रेरणा लेकर के, आशीर्वाद लेकर के हम आगे के लिए जा रहे हैं। इस अवसर पर जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सबको गौ माता का खूब आशीर्वाद भी हम कह रहे हैं। हर हर महादेव। हम चाहेंगे धर्म की, सुनो भैया, हम चाहेंगे कि अब 11 मार्च को लखनऊ में हम धर्म युद्ध घोषित करने जा रहे हैं गौ माता की रक्षा के लिए। युद्ध में क्या होता है आप लोग जान लीजिए। युद्ध होने के पहले बीच में एक लाइन खींचती है कि कौन इधर है कौन उधर है। तो जो लोग गाय के साथ हैं उनको घोषणा करनी पड़ेगी कि मैं गाय के साथ हूँ,
और जो गाय के विरोध में हैं उनको भी घोषणा। खबर बहराइच से, जहां पे मोतीपुर थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में प्रधान के गुर्गों की दबंगई सामने आई है। जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने मदन पुत्र बचनू पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया है। मदन को बचाने पहुंचे ग्रामीणों को भी हमलावरों ने नहीं छोड़ा और उन्हें भी निशाना बना लिया। इस हमले में करीब आधा दर्जन लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिनमें कई लोग लहूलुहान हो गए। ग्रामीणों ने सभी घायलों को तत्काल मोतीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल देखा गया और पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर बहराइच से, जहां पे प्रेम प्रसंग में खौफनाक मोड़, प्रेमी ने प्रेमिका के घर के सामने उठाया सनसनीखेज कदम। जी हां, दूसरे में बता के संबंध के शक में युवक ने खुद के पेट में चाकू घोंप लिया। खुद को घायल करने के बाद युवक ने कीटनाशक जहर भी पी लिया। बीच बचाव करने आई 7 माह की गर्भवती प्रेमिका भी झगड़े में घायल हो गई। घटना में इलाके में अफरा तफरी और लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हालत को संभाला है। दोनों ने घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। युवक की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। घटना के बाद माधवपीर इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इलाके में तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही है। जयराम राजभर निवासी मधवापुर थाना मोतिया का गांव की एक महिला से प्रेम प्रसंग की बात प्रकाश में आई है। जयराम को शंका थी कि वह महिला किसी अन्य व्यक्ति से भी बात करती है। इससे क्षुब्ध होकर जयराम आज दिनांक 7/3/26 को समय करीब 5:30 बजे प्रातः सब्जी काटने वाली चाकू व कीटनाशक दवा लेकर उस महिला के घर जाकर उसके सामने कीटनाशक दवा पीकर चाकू से स्वयं को चोट पहुंचा लिया है। बीच बचाव करते समय उस महिला को भी हल्की सी चोटें आ गई हैं। आसपास के लोगों द्वारा तत्काल एम्बुलेंस की मदद से CHC महिपुर रवाना किया गया है। डॉक्टरों ने जयराम को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। महिला की स्थिति सामान्य है। जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बाकी शांति व्यवस्था कायम है। खबर सीतापुर से, जहां पे घर में पत्नी के झगड़ों से परेशान होकर पति ने फांसी लगाकर के आत्महत्या। 26 वर्षीय युवक की मौत हो जाने के बाद परिवार में मातम का माहौल देखा गया। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जनपद के हरगांव थाना क्षेत्र शीतलापुरवा गांव के ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आकाश जी, कौन खत्म हुआ, क्या हुआ था? मेरा भाई। क्या नाम था? अनिल कुमार। उम्र कितनी होगी? वो भी लगभग 26 साल हो गए। कैसे मौत हुई इनकी? वो फसली लगाते थे। फांसी घर में लगाई बाहर? घर में ही। शादी हो गई थी? हाँ, शादी हो गई थी। ये नहीं पता चला क्यों लगा ली? ये नहीं पता है क्या लगा। वो उनकी औरत से रात में कुछ बात हुई है, उसके बाद फिर कोई पता नहीं है क्या कि अंदर बंद कर लिए। हम लोग अंदर से लेट गए, तब हुई ये पता नहीं क्या ये लोग बात किए हैं दोनों मियां बीवी में। अच्छा, ठीक है। तब उसके बाद भी। किस गांव का मामला है? हर गाँव शीतलपुरवा। मानसिक रूप से परेशान थे। अच्छा, ठीक है। मानसिक रूप से परेशान थे वो। मेहरुआ की वजह से मानसिक रूप से वो थोड़ा वो है। ठीक है। बाकी कोई दिक्कत ना है। पत्नी कोई दिक्कत थी क्या? पत्नी की टेंशन, कोई दिक्कत नहीं थी। पत्नी की टेंशन मतलब पत्नी के चक्कर में लगाए हैं। झगड़ा हुआ हो, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं हुआ, पर ये मेहरुआ की वजह से मतलब ये फंसे लगाए भैया। खबर सीतापुर से, जहां पे संदिग्ध अवस्था के चलते 25 वर्षीय युवती ने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। युवती की संदिग्ध अवस्था में आत्महत्या करने के बाद परिवार में मातम का माहौल है। बीते नवंबर माह में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हुई थी युवती की शादी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है। जनपद के कोतवाली देहात क्षेत्र के नेपालपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर वृंदावन से, जहां पे सीएम योगी ने ली अधिकारियों की बैठक, दिए दिशा निर्देश। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर न हो अवैध कब्जा। वृंदावन प्रदेश के बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शनिवार वृंदावन स्थित क्षेत्रीय कार्यालय यमुना एक्सप्रेसवे पे समाकक्ष में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामले में प्रशासन तुरंत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करे।
बैठक में ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास, तीर्थ स्थलों का सुदृढ़ीकरण तथा आगामी विकासात्मक योजनाओं के समय क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत और सार्थक विमर्श हुआ है। मुख्यमंत्री निर्धारित समय से कुछ विलंब से वृंदावन पर इस हेलीपैड पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के जिला और महानगर इकाई के पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके पश्चात उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठकर जनपद की कानून व्यवस्था, स्वच्छता, यातायात प्रणाली और शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की बारीकी से जायजा लिया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वृंदावन जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पर आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्हें कहा कि यातायात प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था ऐसी हो यहाँ आने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस दौरान उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजकांत मिश्र ने जनपद में संचालित विकास योजनाओं की बहादुरी से प्रगति और रिपोर्ट मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की। समीक्षा बैठक में प्रमुख रूप से कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, सांसद हेमा मालिनी और सांसद तेजवीर सिंह, जनपद के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह और कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, विधायक राजेश चौधरी, पूरन प्रकाश ठाकुर, मेघ श्याम सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी, अद्वितीय महापौर विनोद अग्रवाल आदि मौजूद है। बैठक में शासन और प्रशासन, वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिन्हें मुख्यमंत्री ने जनहित के कार्यों की तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के आगमन की व्यवस्था को कमिश्नर नगेंद्र प्रताप डी और शैलेश पांडे, जिलाधिकारी सीपी सिंह, एसएसपी कौशल कुमार संभालते हुए देखे गए। हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आज होली का आयोजन तो सदैव इस ब्रज भूमि में चलता रहता है। यहाँ के रज रज में, यहाँ के कण कण में हम सबको अपने कृष्ण कन्हैया की याद बसी बसी है, राधा रानी की स्मृतियां उसमें बसी बसी हैं। हम सबको इस अवसर पर जुड़ने, और मैं देख रहा था उस अवसर पर, मैं भले यहां नहीं था लेकिन हम लोग जहां भी थे वहां से इस बात को देख रहे थे कि लाखों लाख संख्या में श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, नंदगांव, गोवर्धन और अन्य सभी गांवों में जिस उत्साह और उमंग के साथ इस आयोजन के साथ जुड़े थे, हर एक व्यक्ति को अभिभूत करने वाला था। अभिनंदन करता हूं आप सभी को, इस पावन मैं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, ये पर्व और त्योहारों की परंपरा हमारे भारत की बहुत बड़ी ताकत है और कृष्ण कन्हैया की कृपा होगी, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की तरह यहाँ पर भी आगे के कार्यक्रम। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं खबर सितारगंज से पहुंचे, जहां पे बता दें कि राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक शमशाद मीर का नगर में पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। एक हिंद और जय हिंद के एक तहत कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ, जिसमें राष्ट्रीय संयोजक शमशाद मीर ने कहा कि आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक डॉक्टर इंद्रेश कुमार के मार्गदर्शन में हिंदुस्तानी पसमानदा मंच द्वारा आयोजित एक हिंद जय हिंद पसमानदा संवाद एक रोजा इफ्तार सद्भावना कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद शमशाद मीर ने समाज को संबोधित करते हुए राष्ट्रभक्ति और एकजुटता का नया मंत्र दिया। शमशाद मीर ने कहा कि वोट बैंक के सौदागरों ने संघ के खिलाफ जो गलतफहमियां फैलाई थी उन्हें अब पसमानदा समाज पहचान चुका है। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस संदेश को भी दोहराया जो हिंदू और संघ कभी इस्लाम का विरोध नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि देश में मुझे नफरत फैला रहे, मेरी नजर में वही भारतीय नहीं है। पसमानदा समाज में सरकार ने मांग की है कि पसमानदा समाज के लिए विशेष मंत्रालय बने, वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक संस्थानों में उचित हिस्सेदारी मिले और समाज के बच्चों के लिए छात्रावास और बारात घर भी बनाया जाए। कर प्रत्येक
लिए अभी नॉमिनेट किया गया है। अच्छा, अभी हुए नहीं? हाँ, हो गए हैं। आप गूगल पे डाल के देखेंगे तो उसमें शमशाद मीर नाम है और वो राज्यसभा भी उनको लिया गया। पसमानदा समाज से आते हैं। और भी बहुत सारे लोगों को अभी जिम्मेदारी दी जाएगी पसमानदा समाज में। दिल्ली में भी इस पे महत्वपूर्ण मंथन चल रहा है। तो पसमानदा समाज को मुख्य धारा से जोड़कर सरकार सीधे इनको लाभ देना चाह रही है। तो इससे पैगाम पे हम लोगों को पसमानदा समाज को जमीनी स्तर से मजबूत कर प्रत्येक बूथ से हमें पसमानदा समाज का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के लिए निकालेंगे तो सरकार भी हमें सहयोग करेगी और सरकार भी सीधे पसमानदा समाज की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, इनमें बदलाव करने के लिए इनको ऊपर। तो इस बार हम सरकार से भी बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भेंट। ठीक है तस्लीम भाई, चलिए ठीक है, आगे मुझे भी चलिए ठीक है, अपना ख्याल ठीक सही हो गया। मुलाकात होगी एक आध दिन। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने पसमानदा को लेकर अपनी बात रखी। आज़ादी से लेकर आज तक पसमानदा समाज वो समाज है जिसको रोजगार से वंचित रखा गया, सम्मान से वंचित रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया। केवल वोट बैंक के सौदागरों ने इन्हें वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल करने का काम किया गया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक संकल्प लिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा समाज को लाभ देने की बात कही, इनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही और वो संकल्प अटल रूप से काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में पसमानदा समाज के लाखों कार्यकर्ता यहाँ काम कर रहे हैं। इस चुनाव में भी, पिछले चुनाव में भी पसमानदा समाज ने यहाँ पर 10% वोट बैंक बनकर भाजपा को जिताने का काम किया और इस बार 2027 में पसमानदा समाज पूर्ण रूप से उत्तराखंड की धामी सरकार को बनाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाने का काम करेगा और ये दिखेगा कि पसमानदा समाज, अन्य पसमानदा समाज को आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक, हम सबके मार्गदर्शक माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी ने संपूर्ण भारत में नेटवर्क करने का काम किया है और पसमानदा समाज को मुख्य धारा से लाने के लिए जगह जगह उन्होंने प्रयास किया, प्रत्येक सरकारों से प्रयास किया और टाल कटोरा स्टेडियम भरने में भी पसमानदा समाज की बड़ी भूमिका रही। इंद्रेश जी के नेतृत्व में पसमानदा समाज काम कर रहा है और ये संघ की विचारधारा से प्रेरित होकर भारत में काम कर रहा है। जवाब मैं स्पष्ट देना चाहता हूं, देखिए, कोई भी सांप्रदायिक माहौल फैलाता है, मेरी नजर में वो भारतीय नहीं है, क्योंकि भारत में रहकर भारत के लोगों को आपस में लड़वाने का जो काम करता है वो भारतीय नहीं हो सकता। सभी धर्मों का संगम ही अखंड भारत है। जब भारत की बात होती है तो मैं मानता हूं कि कोई जाति महत्व नहीं रखती, राष्ट्र महत्व रखता है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, नेशनल फर्स्ट है। एक हिंद जय हिंद का जो संदेश है वो इसका सीधा अर्थ है कि ये लोग भारत के मुसलमान भारत के लिए जीते थे, भारत के लिए जीते और जीते रहेंगे। देखिए, सरकार अपनी जगह काम कर रहे हैं। जो इस तरह की मूवमेंट घटना जहां भी होती है तो पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है और आगे भी ये काम पुलिस का है। अगर कोई भी व्यक्ति दो पक्षों में झगड़ा करवाना चाहता है, चाहे वो कोई भी संगठन हो, चाहे वो अन्य संगठन हो जो विचारधारा से विपरीत जाता है, देश की एकता अखंडता को तोड़ता है, तो सरकार को उस पर काम करना चाहिए और प्रशासन को भी उनके खिलाफ खड़े होकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे कि मैंने सुना है रुद्रपुर में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई है, एक नमाजी को पीटा गया। जबकि इस तरह के कांड अगर भारत में होते हैं तो ये सिर्फ जो है जातिवाद की लड़ाई होती है और भारत जातिवाद से उठकर राष्ट्र प्रथम में पे काम कर रहा है। तो मेरा मानना है कि इस तरह के जो भी काम करते हैं उनको पुलिस प्रशासन को उन पे काम करना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की जो घटनाएं होती है उन पे अंकुश लगाया जाए। खबर हरिद्वार से है, जहां पे गुडविन होटल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित भाजपा की कोर कमेटी की अहम बैठक समाप्त हो गई। बैठक के बाद भाजपा नेताओं में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर खास उत्साह और आत्मविश्वास दिखाई दिया। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने संगठन को मजबूत करने तथा बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा पूरी मजबूती के साथ 2027 के चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। उन्होंने कहा कि आज गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को बूथ स्तर तक
बनाए संगठन को मजबूत करने का मंत्र दिया है। इसी रणनीति के साथ भाजपा एक बार फिर से उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। हो गया भैया, देख लिया आपको, बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाइए। ओ भाई अब बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। क्या हो गया भाई, उत्तराखंड वालों की आवाज को? अरे हो गया भैया, नहीं सुन रहे हैं आप? ओ में 2028 में कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद कोई भी नागरिक पुलिस थाने में जाकर एफआईआर कराएगा, 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक की पूरी न्याय प्रणाली समाप्त हो जाएगी। भाजपा वाले इकट्ठा हुए, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। भाई तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी बीचे और असंभव से दिखने वाले कार्य भी संभव हो रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में, जहां एक और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने। हमारे साथ इस समय आज कैबिनेट मंत्री के साथ एक बैठक हुई है। उसके बाद देखते हैं अमित शाह के बाद 2027 का जो घोषणा है किस तरह से देखते हैं। मैडम 2027 से लेकर चुनावी मीटिंग हुई है, किस तरह से देखेंगे? 2027 में हमारा चुनाव है और हमारे पास 1 साल से भी कम समय रह गया है, तो किस प्रकार से बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन किस प्रकार से हमको संगठन की शक्ति को बढ़ाना है। हम लोग अपना प्रशिक्षण अभियान कर रहे हैं, हम लोगों को और SIR भी आने वाला है, तो उसके लिए कैसी कैसी तैयारियां करनी है, उसके चलते ही चर्चा हुई और सबसे उन्होंने उनका हालचाल पूछा और क्या गतिविधियां उनको लगती हैं, क्या होना चाहिए, उसके बारे में चर्चा। जैसे अमित शाह आपके मौजूद रहे हैं, किस तरह से कोई रणनीति रही है या किस तरह से देखते हैं जो 2027 का चुनाव रहेगा? बस रणनीति यही है, उन्होंने कहा कि तैयारी अच्छे से कीजिए, अपना संगठन को मजबूत कीजिए, बूथ स्तर पर मजबूत कीजिए और चुनाव हम अपने आप जीतेंगे। और तीसरी बार चुनाव जीतना बेहद जरूरी है और हम जरूर जीतेंगे, इसका संकल्प सबने लिया भी। मैं कहूँगी कि रैली में भी लिया और यहाँ भी उन्होंने मतलब विश्वास से। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा दीप्ति रावत के साफ तौर पे ये कहना है कि जो रणनीति या जो यहाँ का प्रोग्राम रहा है, उनके साथ जो मीटिंग जो समाप्त हुई है, उसके बाद 2027 के चुनाव जो नज़दीक है उसकी भरपूर तैयारी कर रहे हैं। ऐसी मैं धर्मराज निर्देश मिले हैं। पूरी टोली बैठक में आज हमें देश के गृह मंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का मार्गदर्शन मिला। ये वर्ष चुनावी वर्ष है, इसलिए कार्यकर्ताओं की संतुष्टि और संगठन का विस्तार 2 विषयों पर आपकी बैठक केंद्रित रही। अभी SIR चलने वाला है, उसमें भी हम लोग BLA टूल बनाकर और जो वोट ऐसे जो अब दुनिया में नहीं है, तो 2 स्थान पर वोट ऐसे वोट करने चाहिए, ऐसा उनका संगठन को एक प्रकार से मार्गदर्शन रहा। और मैं कह सकता हूँ कि 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी सांसद विधायक अपनी विधानसभा के प्रत्येक न्याय पंचायत को जाएं, कार्यकर्ताओं की भी सुने और जन समस्या के समाधान का भी वो सरकार के माध्यम से उसका समाधान करें। और धीरे धीरे चुनाव की दृष्टि के जो कार्यक्रम होंगे वो कार्यक्रम का एक स्वरूप बूथ स्तर पर केंद्रित है, ऐसा उनका मानना है।
खबर नैनीताल से, जहां पे मुख्य विकास अधिकारी ने जिले में विकास कार्यों और 20 सूत्रीय कार्यक्रम में ली बैठक। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से नैनीताल सरोवर नगरी नैनीताल से दूर विकास भवन भूमिताल सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न विभागों को जिला, राज्य, केंद्र और बाह्य सहायता योजनाओं में प्राप्त धनराशि से किए गए कार्यों के साथ 20 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा बैठक की। जिले में विभागीय द्वारा संचालित विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने भी सभी अधिकारियों को निर्देशित देते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति के करीब है और ऐसे में सभी विभाग यह सुनिश्चित कर ले कि सभी मंदों में प्राप्त धनराशि 15 मार्च तक 100% खर्च हो जाएगा। उन्हें यह भी कहा कि कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा कार्य पूर्ण होने के बाद समय पर भुगतान के साथ उपभोग प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा। सीडीओ ने कहा कि नैनीताल में जनपद प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। इसके लिए सभी योजनाओं में 100% धनराशि व्यय करने के साथ 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सभी मदों में ए श्रेणी प्राप्त की जाए। जिन विभागों में अभी भी धनराशि अवशेष है वो हर हाल में 15 मार्च से पूर्व धनराशि व्यय करना सुनिश्चित करें। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जिस प्रकार विभाग ने अब तक बेहतर कार्य करते हुए अच्छी प्रगति हासिल की है, उस तरह इस आम भी जनपद सभी मदों में ए श्रेणी प्राप्त करे। बैठकों में उन्हें पीजीएमसीआई के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 मार्च से मोटर मार्गों पर हॉट मिक्स और डमनीकरण के कार्यों को हाल में ही प्रारंभ कर दिया जाए। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए और सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाए और वित्तीय वर्ष समाप्ति से पहले लाभार्थियों के खातों में ऑनलाइन धनराशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को लक्ष्य के सापेक्ष 100% टीकाकरण पूरा करने तथा बाल विकास विभाग को महिला और बाल कल्याण से जुड़े लक्ष्यों को शीघ्र पूर्ति करने के निर्देश दिए। सीडीओ ने स्पष्ट किया है कि जिन विभागों के पास लंबे समय से धनराशि पड़ी है, मार्च में भी खर्च नहीं हो पाती है, तो ऐसे विभागीय अधिकारियों से ब्याज सहित धनराशि वसूल की जाए। उन्होंने कहा है कि सरकारी धन का पूर्ण सदुपयोग होना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य पर पूरे विकास जाए और जिन विभागों के निर्माण कार्य चल रहे हैं उनके अधिकारी समय समय पर स्थलीय निरीक्षण भी करें। यदि कार्य अधूरे रह जाते हैं तो कार्यदायी संस्था के साथ संबंधित विभागीय अधिकारी की भी जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी कार्रवाई की प्रस्तुति की जाए। बैठक में सीएमओ और डॉक्टर हरीश पंत, जिला अर्थ और संख्याधिकारी और डॉक्टर मुकेश सिंह नेगी, पीडी चंदा और साथ ही बताया कि सभी विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। खबर हरिद्वार से, जहां पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की महारैली में पहले सियासी हलचल तेज हो गई थी। रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमित शाह को काले झंडे दिखाकर विरोध करने का आयोजन बनाई, लेकिन इससे पहले भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेताओं को उनके कैंप कार्यालय पर नजरबंद कर दिया। रुड़की में आज उस समय राजनीतिक माहौल गरमाया जब पुलिस ने कांग्रेस में महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके कैंप कार्यालय पर ही नजरबंद कर दिया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता हरिद्वार में आयोजित भाजपा की महारैली में पहुंच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के काले झंडे दिखाने के लिए जा रहे थे और पुलिस को जैसे ही इस कार्यक्रम की सूचना मिली, कोतवाली रोड की पुलिस मौके पर पहुंची और एहतियातन कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को कैंप कार्यालय से ही बाहर निकाल दिया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच शुरू न हो समेत कई मुद्दों को लेकर काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज कराया जाना था, लेकिन सरकार के दबाव में पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की आवाज को दबाने का प्रयास है और कांग्रेस इस तरह की कार्रवाई का लगातार विरोध कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री को काले झंडे दिखाने का कार्यक्रम था। हमने IIT रुड़की के विषय में एक ज्ञापन दिया था 5 माह पूर्व कि यहाँ जो है स्थानीय बच्चों को आरक्षण मिले और जो एल्यूमिनाई है, जो स्टाफ है, उन्हें मिले। बिगड़ती कानून व्यवस्था में अंकिता भंडारी का CBI द्वारा जांच शुरू ना करने जैसे कई मुद्दों पर नशाखोरी के खिलाफ हम इन्हें जो है काले झंडे दिखाना चाह रहे थे, लेकिन जो है इस राज्य की निरंकुश सरकार ने हमें घर में नजरबंद कर लिया और आज आपके सामने ही है कि पुलिस हमें घेरे बैठी है। तमाम कार्यकर्ता जो है, कुछ को गली के बाहर रोका जा रहा है। तो क्या रहेगा आगे फिर आने वाले समय में कांग्रेस की
ये आवाज दबाई जा रही है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये भारतीय संविधान की जो भावनाएं हैं उसके विपरीत है। देश में लोकतंत्र है, यहाँ सबको अपनी बात कहने का, विरोध करने का अधिकार है। और इस तरह से प्रशासनिक बल का इस्तेमाल करना, इस तरह से आज इंस्पेक्टर साहब ने आगे यहाँ किया है, अच्छा ही बात नहीं है। हमारा कहना यह है कि राहुल गांधी के जो सिपाही हैं वो अपने कर्तव्य पे लगे रहेंगे और अब ये बहुत जरूरी हो गया कि इस सरकार को उखाड़ सकें, क्योंकि इतनी ज्यादा तानाशाही, दिल्ली में युवा कांग्रेस के लोगों के खिलाफ मुकदमे करना, किसी के घर ईडी सीबीआई को भेजना, पुलिस भेजना, ये इस सरकार की आदत में शुमार हो गया है, जो देश के लिए नुकसानदायक है। गांधी की विचारधारा के विपरीत कहना चाहता हूं कि एक व्यक्तित्व हुए हैं हमारे देश में जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत के संविधान में एक विचारधारा को सम्मिलित किया है, एक अधिकार जो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 19(1)A और आर्टिकल 19(1)B ने हमको दिया है, और वो है कि बिना हथियार के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार। आज भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी का हरिद्वार में आगमन हुआ है, तो समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वहां पर उनको काले झंडे दिखाने का कार्यक्रम तय किया था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक लोकतांत्रिक अधिकार का किस प्रकार से एक तानाशाही सरकार के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। किसी भी देश में जो लोकतंत्रात्मकता होती है, जो डेमोक्रेसी होती है, वो एकदम से रैपिडली डिक्टेटरशिप में चेंज नहीं हो जाती, वो स्टेप बाय स्टेप स्लोली डिक्टेटरशिप में चेंज होती है। और वर्तमान की जो सत्ताधारी पार्टी है वो यही कार्य कर रही है। यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार था, लेकिन आगे भी बिल्कुल कांग्रेस पार्टी जनहित के सभी मुद्दों को आगे भी उठाती रहेगी। और अगर वर्तमान की सत्ताधारी पार्टी सही से कार्य नहीं करती है तो आगे भी विरोध प्रदर्शन बड़े प्रचंड प्रबल जन। खबर नैनीताल से, जहां पे महिला पर्यटक से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले चालक को पुलिस ने 10 घंटे के अंदर धर दबोचा। जी हां, आपको बता दें कि नैनीताल सरोवर नगरी नैनीताल से दूर हल्द्वानी पटवा डागर के पास एक शर्मनाक घटना सामने गत दिवस देर रात हुई है, जिसमें दिल्ली की महिला पर्यटक के साथ टैक्सी चालक द्वारा दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया था, जिसके चलते पुलिस ने चालक को धर दबोचा है। यहां बता दें कि एक पर्यटक महिला जो हल्द्वानी से देर रात नैनीताल के लिए आ रही थी, चालक ने नैनीताल पहुंचाने की बजाय दुष्कर्म की नियत से जंगल के मार्ग पटवा डागर को ले जाने लगा, जिसे भागते हुए महिला पर्यटक ने विरोध शुरू किया तो चालक ने उस महिला के साथ मारपीट की और साथ ही सामान और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया। पुलिस ने 10 घंटे के अंदर चालक को गिरफ्तार करवा दिया, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने इसका खुलासा करते हुए मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि 5 मार्च की रात महिला पर्यटक दिल्ली से देहरादून होते हुए बस से हल्द्वानी पहुंची। हल्द्वानी से वह ऑटो द्वारा काठगोदाम आई और वहां से नैनीताल जाने के लिए वह टैक्सी हायर की, बता दें, और रात को काठगोदाम से नैनीताल के लिए प्रस्थान किया। रात्रि लगभग 1:30 पर बता कि वाल्दिया खाना के पास टैक्सी चालक द्वारा वाहन को नैनीताल ले जाने के बजाय पटवा डागर की सुनसान सड़क की ओर मोड़ दिया। बता दें कि महिला द्वारा विरोध करने पर चालक ने वाहन रोककर महिला के साथ बदतमीजी मारपीट कर दुष्कर्म का प्रयास किया तथा उसका मोबाइल फोन लूट लिया ताकि वह किसी को सूचना न दे सके। बता दें कि 6 मार्च को प्रातः स्थानीय लोगों की मदद से पीड़िता द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल की सुरक्षा कर फॉरेंसिक टीम ने निरीक्षण किया तथा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। पीड़िता की तहरीर पर आधार पर थारा तलीलाल मुकदमा अपराध धारा 64, 301(6) और 137 बीएनएस के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी नैनीताल डॉक्टर जगदीश चंद्र को शीघ्र गिरफ्तार हेतु टीम गठित कर निर्देश दिए गए। थानाध्यक्ष ललिताल मनोज सिंह न्याल के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरों का बहन वक्र की संख्या यूके 4 टीबी 550 वैगनार और वाहन में लगे जीपीएस सिस्टम की सहायता से जांच करते हुए चालक दीपक सिंह बोरा को पाइनिस भवाली रोड से गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त की निशानदेही पर पीड़िता का लूट हुआ मोबाइल की फोन बरामद किया गया तथा घटना में प्रयुक्त वाहन को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। गिरफ्तार दीपक सिंह बोरा पुत्र नंदन सिंह बोरा निवासी गुजरिडा फतेहपुर थाना मुखानी नैनीताल उम्र 39 वर्ष बताया जा रहा है। उसके पास से पड़ोता की मोबाइल फोन और घटना के प्रयुक्त वाहन यूको 4 टीबी 5500 वैगनार बरामद भी की गई है। पुलिस टीम ने मनोज सिंह नयाल थाना अध्यक्ष नैनीताल और उप निरीक्षक सतीश उपाध्यक्ष महिला उपाध्यक्ष निरीक्षक बबीता अब बता दें कि उप निरीक्षक सुनील कुमार कांस्टेबल ब्रजमोहन परमजीत सिंह शामिल थे। एसएसपी नैनीताल का वक्तव्य घटना से अत्यंत गंभीरता लेते हुए
तत्काल मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम की गठित की गई और 10 घंटे के भीतर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। नैनीताल में पर्यटकों के आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे अपराध करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथियों, वेलकम टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। साथियों, एक बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही संवेदनशील एक घटना घटित हुई है जनपद नैनीताल। दिनांक 6 मार्च को अर्ली मॉर्निंग 7 बजे के आसपास एक सूचना मिली है। 7 बजे के आसपास नैनीताल एसओ को स्थानीय प्रधान से मिला। तो सूचना ये रहता है कि एक महिला पर्यटक है जो दिल्ली से आई थी और उसके साथ कुछ गंभीर जो है घटना, जो जैसे कि भाई गंभीर दुष्कर्म का प्रयास का घटना और किडनैपिंग का घटना घटित हुई थी, जहां से वो जो है सक्सेसफुली वो जो है उसके चंगुल से निकल गई थी, पीड़ित जो है परेशान होकर के। तो तत्काल सूचना पर हमारा एसओ नैनीताल, हमारा सब इंस्पेक्टर, लेडी सब इंस्पेक्टर जो बबीता और महिला पुलिस फोर्स तत्काल रिस्पॉन्स करते हैं। घटना ये होता है कि एक महिला पर्यटक है जो दिल्ली से आई थी। तो सबसे पहले देहरादून आई। वो जो है सोलो ट्रैवलर है और जो है वाइल्ड लाइफ और नेचर एंथुजियास्ट है और जो है सोलो ट्रैवलिंग करने का आदी है। तो शी केम टू देहरादून फर्स्ट। देहरादून के आने के बाद उन्होंने डिसाइड किया है कि नैनीताल जाना है। तो पूरा पुनः एक बस पकड़ के हल्द्वानी आते हैं। देर रात तक हल्द्वानी पहुंचते हैं। हल्द्वानी के बाद जो है बाई ऑटो वो काठगोदाम पहुंचती है। काठगोदाम पहुंचने के बाद जो है वहाँ सर एक टैक्सी लेते हैं, बातचीत करके एक टैक्सी लेते हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन के निकट से। टैक्सी नंबर का गाड़ी पर डील होती है कि मतलब किराए पे देंगे और किराए के बाद जो है किराया पकड़ते हुए हमें नैनीताल पहुँचना है। तो जो सेफ्टी के लिए वो GPS भी ऑन करती हैं पीछे सीट पर बैठे हुए। तो रात को 12 साढ़े 12 के आसपास जो अकेली वो टैक्सी में बैठती है। उसका ये प्लान था कि नैनीताल पहुँचेंगी, नैनीताल में जाके मैं एक रूम मतलब पकड़ूंगी, मतलब रूम का अरेंज करूँगी। तो रात्रि लगभग मध्य रात्रि 5 और 6 की मध्य रात्रि लगभग 1:30 बजे है गाड़ी नैनीताल की तरफ जाती रहती है। तो बल्दिया कान के पास जो है टैक्सी चालक द्वारा वाहन को पटवा डंगर वाला रूट है, आपको सब मतलब पता है। पटवा डंगर एक बहुत बड़ा एक मतलब गाँव का समूह है, वहाँ पे काफ़ी खेती होती है वहाँ पे, एक बड़ा गाँव। उस रूट का अच्छा रूट है वो मतलब लिंक रोड है, वो लिंक रोड पर डाल देते हैं। तो महिला अलर्ट हो जाती है कि भाई नैनीताल का रास्ता से ऊपर की तरफ है, राइट की तरफ है, अपना लेफ्ट मतलब मोड़ा। तो उस बात को जब आपत्ति प्रकट करके तुरंत गाड़ी को साइड में रोक देता है वो और अपना साइड के सीट को मतलब दरवाज़ा खोल के पीछे की दरवाजे से आके इसके ऊपर कूद जाता है और विभिन्न प्रकार की मतलब काफ़ी प्रयास करता है, दुष्कर्म करने की विभिन्न प्रयास करता है। वो डिटेल्स तो मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि वो 164 में वो डिटेल्स बताएगी। तो दुष्कर्म की करने की प्रयास करता है। तो उस दौरान महिला ने बहुत अच्छी जाबाजी दिखाते हुए उसको जो है काफ़ी रेजिस्ट करती है और एक बार जोर से लात मारती है तो वो तुरंत बाहर जाके गिर जाता है। वो मौका जो मिल गया उसको मतलब जब बाहर गिरता है तुरंत ये बाहर आ जाती है। इसके बाद भी उसने इसको पकड़ने का कोशिश करता है। कोशिश करने के दौरान जो है उसी महिला का एक छाता रहता है वहाँ पर जो पैसेंजर सीट पर रखी है, जिससे वो पीटता है उसको, लेकिन ये भाग जाती है। तो भाग के जो है वो नीचे जो है मतलब पहाड़ों की जो डाउन साइड होती है वहाँ पर जो है एक पत्थर पटाल टाइप बना रहता है, वो पत्थरों के पीछे छुप जाती है। तो काफ़ी देर तक वो 10-15 मिनट तक घूमने की कोशिश करता है पर मिलता नहीं है। उससे पहले जो है जब ये रेजिस्ट कर रही थी, जब गाड़ी से जस्ट बाहर निकली तो वीडियो बनाने की कोशिश कर रही। तो उस वीडियो बनाने की कोशिश जब करा तो उसने इसको उक्का मार के जो है उस फ़ोन को भी, जो हमारा महिला पर्यटक है उसका फ़ोन को भी लूट लेता। तो उसके बाद छाते से पीटने की प्रयास करता है। तब वो उससे उस जगह ओपन स्पेस मिला, उस जगह पे वो जंगलों की तरफ जो है पेड़ के बगल में भागते हुए वहाँ पर जो नीचे पत्थर की तरफ जाती है, वहाँ पर पत्थरनुमा एरिया मिलता है, वो पत्थरों के पीछे छुप जाती है। 10 मिनट वो कोशिश करता है इसको ढूंढने का, वो चला जाता है। तो ये सब के बाद जो है 2-3 घंटे के बाद जो है हल्की उजाला आती है। तो एक महिला उसको देखती है, जो गाँव में दूध बांटने वाली महिला है उस रूट से आती है। तो उसको देखती है कि बेटा कौन है, तब वो अपना पूरा चीज़ें बताती है। तो उस महिला ने गांव में ले जाती है इस पीड़िता को और जो है पीड़िता को अच्छी आश्वासन देता है और जो है थानाधीश को संपर्क कराते हैं। तो उसके बाद जो है तुरंत हमारी थाना टीम को जैसे ही पता चल गया, थाना टीम एक्टिवेट हो जाता है। हमारा पुलिस का विभिन्न टीमें एक्टिवेट हो गई क्योंकि मामला इतना संगीन था। तो हमने बहुत संवेदनशीलता के साथ लिया। तत्काल हमारा CO नैनीताल, SP नैनीताल
सभी जो तल्लीताल, मल्लीताल, काठगोदाम, सारा थाना का पुलिस जो है, जनपद की विभिन्न पुलिस एक्टिवेट हो गई। सीसीटीवी टीम्स का विभिन्न टीम्स को हमने डिप्लॉय किया कि हमें इमीडिएट जो है दोनों कार्रवाई करना था। एक तरफ पीड़िता का काउंसलिंग करना था, पीड़िता का विधिक कार्रवाई जो होता है, जो ऐसी मामलों में जो यौन वाला मामला होता है, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस का मामला में जो भी होता है, वो विधिक कार्रवाई भी करना था, काउंसलिंग भी करना था, साथ साथ ही हमें अपराधी को ट्रेस और करना था। सेपरेट टीम्स को लगाया था हमने। एक तरफ हमारा महिला दरोगा और महिला पुलिस जो है विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही थी। फॉरेंसिक टीम्स को तत्काल बुलाया, हमने मौके का निरीक्षण घटनास्थल किया है। ये सारी कार्रवाई जो BNS और BNSS जो नई आपराधिक कानून है, उनमें जो ई साक्षी के जो पोर्टल है, ई साक्षी का जो प्लेटफॉर्म है, उसके अंतर्गत की गई हमने। तो तुरंत बाद जो है महिला को विस्तृत रूप से काउंसलिंग दिया गया ऑन साइट ही, और उसके बाद नियमानुसार मेडिकल कराया गया। उसी दौरान हमने उनसे एप्लीकेशन लेकर जो है, उसी के एप्लीकेशन दौरान विधिक कार्रवाई चलती रही। इसी दौरान जो दूसरा टीम था जो ट्रेसिंग में लगा हुआ था, हमें पता था कि भाई इसको सीसीटीवी ट्रैकिंग करना है टेक्निकल के, क्योंकि अदरवाइज जो है ये अब्यूज भाग जाता है। तो सेपरेट टीम लगी थी जो केवल और केवल ये सीसीटीवी और टेक्निकल पे काम कर रही थी। विभिन्न कैमरास को देखते हुए हमने इसको एग्जैक्ट नंबर हमने ट्रेस आउट कर लिया गाड़ी का नंबर ट्रेस आउट करने के बाद जो है हमने अपने तकनीकी माध्यम से ड्राइवर का डिटेल्स पता करके उसको ड्राइवर को भी ट्रेस आउट कर लिया। और ड्राइवर का नाम है दीपक बोरा, पुत्र नंदन सिंह बोरा, निवासी गुजरोड़ा, फतेहपुर थाना मुकानी। ये जो अपराधी है, जो मतलब यौन अपराधी है, जिसने ये दुष्कर्म का प्रयास किया और एक महिला पर्यटक के साथ, उसको हमने जीरो इन किया और पाइंस करके एक जगह पड़ता है बवाली रोड पे, वहाँ से हमने इसको तत्काल जो है उसको हिरासत में ले लिया। वहाँ पर जो घटना में जो इसने प्रयोग किया गाड़ी, वही गाड़ी है अल्टो गाड़ी, वो गाड़ी में ही मिला वो। उसके निशानदेही पर उसके पास ही उसके कब्जे से जो महिला से जो लूटा था ये फ़ोन, पीड़ित का फ़ोन, वो भी बरामद हुआ। तत्काल जो है विधिक कार्रवाई भी साथ साथ अमल में लाई जा रही थी। एफआईआर पंजीकरण हुआ। तो कुल मिला के 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर ही हमने अभियुक्त को पिन पॉइंट तो कर ही दिया था, और 10 घंटे के भीतर विधिक रूप से हमने निरीक्षण घटनास्थल करा के उसके निशानदेही पर जो भी लूटा था वो माल, वो सबको हमने लिया है कब्जे में। तत्पश्चात घटना का वेरिफिकेशन करके उसका विधिक कार्रवाई करके निरीक्षण घटनास्थल करा के और सारा चीज़ें कराने के उपरांत जो है विधिवत रूप से गिरफ्तार भी 10 घंटे के भीतर कर दिया। इसी दौरान एफआईआर भी पंजीकृत हो चुका था। महिला का नियमानुसार हमने मेडिकल भी कर लिया है। आज जब हम बात कर रहे हैं, हमारी एक प्रोफेशनल टीम है जो महिला हेल्पलाइन का प्रभारी है, जो महिला हेल्पलाइन का प्रभारी और जो है मल्लीताल में महिला सब इंस्पेक्टर है, और MBPG कॉलेज का साइकियाट्री का प्रोफेसर है, सुशीला तिवारी का साइकियाट्री का जो टीम है, एक महिलाओं का जो स्पेशलाइज्ड काउंसलिंग टीम आज उस पीड़िता के साथ बैठ के उसको काउंसलिंग दे रहे हैं। विधिवत रूप से सारी कार्रवाई करने को हम प्रतिबद्ध हैं। अभी तक जो है सबसे पहला स्टेप जो है अभियुक्त को ट्रेस आउट करके उसको गिरफ्तार करने का कार्रवाई हमने अमल में लाई गई है। फॉरेंसिक टीम्स की कार्रवाई की गई है और ई साक्षी के माध्यम से हमने ये सारी कार्रवाई किया है। अभियुक्त के निशानदेही पर हमने जो पीड़िता से लूटी हुई फ़ोन है उसको और विभिन्न सामान को हमने बरामद किया है। घटनास्थल पर जो है महिला ने जैसे बताई है वो सारी चीज़ों की निशानें हमको मिली है। महिला जब भाग रही थी उसकी चप्पल भी वहीं पड़ी हुई थी, वो सारी चीज़ें, उसके अलावा भी बहुत सारे सामान मिला है जो अपराध को पुष्टि करता है। वो सारी चीज़ें जो है विभिन्न सामान मिला है जो घटना को पुष्टि करने का, वो सबका कोडिंग और टैगिंग करते हुए फॉरेंसिक टीम्स द्वारा सैंपल्स को प्रिजर्व कर दिया गया है। नियमानुसार ये सारे सैंपल्स को एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर रूल्स हमने इसको मिलान के लिए फॉरेंसिक लैब को भी भेजेंगे। अभी पहले जो है इसका जो विधिक कार्रवाई होता है जिसमें फिंगरप्रिंट और एमसीएल की कार्रवाई करने के उपरांत जो है माननीय न्यायालय के समक्ष पहले क्या बोलते हैं उसको पेश किया जाएगा। और जो है हमारा प्रयास ये रहेगा इसको घटना की सीरियसनेस को देखते हुए हम इसको त्वरित से त्वरित तरीके से सारे साक्ष्यों को इकट्ठा करते हुए और एक तरीके से साइंटिफिक साक्ष्यों को ही एकत्रित करने के लिए हम एकत्रित करते हुए हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।